हेलो बच्चों, मैं प्रियंका और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना हम अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि वो चीज़ हमारी लाइफ की या हमें सरवाइव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाटर। बिल्कुल, जो जल है, जैसे कहा भी गया है, जल है तो कल है। अगर जल ही नहीं होगा, वाटर ही नहीं होगा, तो हम कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं? बहुत ही कम, 2-3 दिन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ की ऑल द एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही हैं, सभी एक्टिविटीज़ को अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है तो उसके लिए जो वाटर है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसी तरह से हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन हम अपनी लाइफ के लिए ही नहीं बात कर सकते, हमारी अर्थ पे जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं उनकी सर्वाइवेशन के लिए वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और ये एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमें नेचर से मिलता है, मैन मेड नहीं है कि हम हमेशा वाटर बनाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से मिलता है, इसलिए इसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब जो वाटर है, अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वाटर इज H2O, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर ही वाटर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होता है तो वो H2O फॉर्म करता है और उसी को हम वाटर कहते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब यानी कि नीला ग्रह, क्योंकि उस पर अगर हम बात करें तो अर्थ का जो 3/4 एरिया है वो कवर्ड है विद द वाटर। यानी कि अर्थ को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं उस पर सिर्फ वाटर ही वाटर अवेलेबल है, तो इसलिए हम उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। लेकिन जो ये वाटर अर्थ पे इतनी अमाउंट में अवेलेबल है, क्या ये सारा का सारा पानी हमारे यूज़ के लिए है या हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है यानी कि जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ 2.6% ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट है अर्थ पे। यानी कि हमारे पास जो 100% जो वाटर है उसमें से हम सिर्फ 2.6% ही वाटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो ज़्यादातर अमाउंट है वाटर का वो सलाइन वाटर है, मीन्स जिसमें सोल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सलाइन वाटर जैसे ओशियन वगैरह जो होते हैं, सीज़ हैं, उनमें अगर पानी देखो तो आप बहुत ही सोल्टी होता है, तो उसको हम सलाइन वाटर कहते हैं, जिसमें सोल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उस पानी को आप यूज़ नहीं कर पाओगे अपने डेली यूजेस, जो आपके काम होते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। अब जैसे नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि इसको हम रिन्यूएबल भी कहते हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब एक टाइम के बाद ऐसा रिसोर्स है जो अपने आप रिन्यू होता रहता है दोबारा से, जो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो रिन्यू है होने के जो टाइम है वो स्लो प्रोसेस है, और इसका जो यूज़ हो रहा है ह्यूमन बींग्स के थ्रू या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए एक टाइम के लिए संकट हो गया है कि शायद कुछ जनरेशन के बाद हमारे लिए पानी बचे भी ना, जो फ्रेश वाटर है। तो इसीलिए इस पानी को, जो फ्रेश वाटर है, बचाने के लिए बहुत से गवर्नमेंट के थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से एक्ट्स या बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोगों में जो फ्रेश वाटर है उसके प्रति अवेयरनेस आए और वो पानी को बचा सके। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं पानी को बचाने की, तो वो पानी को बचाने का जो बात है वो हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में उसमें बहुत यूजेस हैं वाटर के। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप मुझे वाटर के यूजेस बता सकते हो कि आप अपनी डेली लाइफ में, अपने पूरा दिन भर आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिसमें आप वाटर का यूज़ करते हो? तो आप जब सोचने लगोगे इस बारे में, तो आप जब सुबह उठते हो तो सुबह से लेके
बेड में सोते टाइम आप बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हो और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें आप वाटर का यूज़ करते हो, चाहे वो आपकी ब्रशिंग हो, चाहे वो आपके टॉयलेट यूज़ करना हो, बाथिंग हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, ड्रिंकिंग हो। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब में वाटर यूज़ हो रहा है। जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्रेश वाटर है बहुत कम है और उसके यूजेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो इसकी कमी है वो एक संकट बन गई हमारे लिए। अब जब हम वाटर की इतनी बात कर रहे हैं तो अगर हम वाटर को देखें तो हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड फॉर्म, मीन्स हमारी अर्थ पे बहुत सी जगह आपने जैसे पोलर जो रीजन है, जो पोल्स के पर होते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो पोल्स हैं वहाँ पर स्नो है यानी कि आइस है। तो वो जो आइस है या माउंटेन्स पर जो आइस होती है वो कौन सी फॉर्म है, वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की। वहीं पर जो रिवर है, पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, दिस आर द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। एंड थर्ड वन इज द गैस, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो वाष्प, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं वो गैसियस फॉर्म है वाटर की। तो इन 3 फॉर्म्स में हमारी अर्थ पर वाटर अवेलेबल होता है। सो नेक्स्ट वन इज द वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, यानी कि जो ये पानी है ये आता कहाँ से है। तो हमारी जो अर्थ है या हम अपनी स्टेट की बात करें या अपनी कंट्री की बात करें तो आपने देखा होगा अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट उसमें सिटीज़ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों में जो पीपल हैं वो अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग जगह पर सर्वाइव करते हैं और वहाँ पर उनके लिए अगर हम अपनी बात करें, आप लोगों की बात करें, सबके घर में जो पानी आने का स्रोत है यानी कि सोर्स है वो डिफरेंट ही होगा। कुछ लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर पाइप्स वगैरह की फिटिंग नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फैच आउट करते हैं फ्रॉम द जो वेल्स वगैरह हैं, कुएं वगैरह से, पोन्ड्स से, जो लेक्स हैं वहाँ से डायरेक्टली फेच आउट करते पानी को दूर दूर से। ऐसी भी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है तो लोग जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर से पानी लेके आते हैं। वहीं पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी इजीली उनको कहीं पर नहीं जाना पड़ता, सिर्फ पानी जो टैप होती है हमारे घरों में लगी हुई होती है वो पाइप से कनेक्टेड होती है और इन जगह से चाहे वो लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, वहाँ तक पाइप कनेक्टेड होती है और उनके थ्रू जो पाइप है वो गवर्नमेंट हर घर में सप्लाई करवाती है और सिर्फ एक टैप में हमें वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में रह रहे हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है और वहाँ पर जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो किस तरह का है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से उस पानी तक पहुंचते हैं या उस पानी को अपने घर तक लेकर आते हैं। सो जैसा अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो सोर्सेज हैं लाइक वेल्स, कुएं हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं, पोन्ड्स हैं, तालाबें हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं के थ्रू हर एक घर तक पानी पहुंचता है। लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया कि कहीं पर लोगों को खुद इन रिसोर्सेज से पानी लेना पड़ता है, कहीं पर जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई करवाती है और सीधा टैप में पानी पहुंचता है। लेकिन जो ये पानी है ये अल्टीमेटली इन रिसोर्सेज में भी कहाँ से आता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो हम यूज़ भी करते रहते हैं लेकिन फिर वो दोबारा से वहाँ पर हमें पानी मिलता है। और जो ये लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पोन्ड्स हैं, यहाँ पर पानी का क्या सोर्स है? सो दैट इज रेन। और जो रेन है वो किस लिए हमारी एनवायरमेंट में टाइम टू टाइम पानी को रिचार्ज करवाती रहती है? बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। तो जो वाटर साइकिल है वो एक्चुअल में है क्या, उसको जानने के लिए हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं पहले। जैसे फर्स्ट वन इज द इवेपोरेशन। अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन हम बहुत से पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो पानी होता है जब उसको बॉयल किया जाता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है और उस पानी से उस भाप बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट यानी कि वेपर्स। जब पानी गैसियस स्टेट यानी कि भाप बन जाता है या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। सेकेंड वन इज द कंडेंसेशन मीन्स संघनन। संघनन क्या है? जो ये
प्रोसेस हमने इवेपोरेशन पढ़ी, अगर हम इसको अपोजिट कर दे तो उसको हम संघनन कहते हैं। लाइक जो प्रोसेस है जिसमें जो वाष्प प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, जब वो दोबारा से पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स अगेन इनटू द वाटर। जब वे भाप या वाष्प दोबारा से कंडेंस होकर पानी में बन जाती हैं या पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। थर्ड वन इज द ट्रांसपीरेशन, क्योंकि वाटर साइकिल में ट्रांसपीरेशन भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। दैट इज, अभी जो ट्रांसपीरेशन है यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इनटू एटमॉस्फेयर। यानी कि जैसे इवेपोरेशन आपने पढ़ा कि पानी का भाप में बदलना इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है। लेकिन यही पानी जब पत्तियों की सरफेस, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में से भाप के रूप में निकलता है वातावरण में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेशन। अब आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो क्या दिखाई देता है कि बहुत फॉग होता है, यानी कि धुंध होती है प्रेजेंट, तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, आपको आसपास का दिखाई नहीं देता। अब जो वो फॉग है, वो धुंध है, वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन मीन्स वो प्रोसेस है जिसकी वजह से रेन होती है, मतलब इट इज फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो वो पानी जिसमें कंडेंसेशन होती है ना, सेम वही प्रेसिपिटेशन हम उसको बोलते हैं कि जो पानी है जब वो ऊपर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जो पानी गिरता है रेन की फॉर्म में वापस क्लाउड्स में से नीचे की तरफ आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो ये टर्म्स हमने पढ़े ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। अब वाटर साइकिल है क्या? सो व्हाट इज वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र क्या है? तो जब हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा तो उन सारी चीज़ों का ही वाटर साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो जो ओशियंस हैं वहाँ से पानी जब सनलाइट होती है, सन की प्रेजेंस में, उसकी गर्मी की वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, भाप बनकर हवा में ऊपर उठता है और वो ऊपर राइज होता है। तो जहाँ पर क्लाउड्स होते हैं प्रेजेंट, तो जब वो ऊपर जाता है तो जितना ऊपर हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है हमारे एनवायरनमेंट का वो कम होता चला जाता है। तो नीचे गर्मी थी, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? कूल, ठंडा होता है। तो जब वो वहां पर जाएगा तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है, पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, और जैसे वो ऊपर उठता जाता है तो ऊपर जाकर वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर क्या होगा? यानी कि जो भाप थी वो दोबारा से कंडेंस हुई तो दोबारा से पानी की छोटी छोटी बूंदें बना देती हैं, और वो बूंदें ही जब आपस में मिलती हैं तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो क्लाउड बनते हैं वो किस वजह से होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, राइट। उसके बाद जब ये क्लाउड्स पानी को बियर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब इनकी जो कैपेसिटी है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये उसको होल्ड नहीं कर पाते, तो वो पानी रिलीज होता है और नीचे गिरने लगता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जिसको हम कहते हैं रेन। और वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन। जो ये रेन आई क्लाउड्स से, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन। और यही वाटर रिवर्स के थ्रू कहाँ जाता है? अगेन इनटू द ओशियन, राइट। फिर वही पानी दोबारा से इवेपोरेट होगा, ऊपर जाकर कंडेंस होगा जो कि क्लाउड फॉर्म करेंगे, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आएगा, और फिर दोबारा से वो रिवर्स के थ्रू होते हुए ओशन में मिक्स हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होती हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और साथ ही जो ट्रांसपिरेशन है, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो भी एनवायरनमेंट में भाप के रूप में बाहर आता है और वो ऊपर
जाकर क्लाउड फॉर्म करता है। तो इस तरह से जो पानी है वो हमारे वातावरण में इस तरह से राउंड एंड राउंड साइक्लिक फॉर्म में घूमता रहता है। सो दिस साइक्लिक फॉर्म ऑफ वाटर इन द नेचर इज नोन एज द वाटर साइकिल। क्लियर? यानी कि जो ये साइकिल, जो ये पानी का बैलेंस बनता रहता है, ओशियन से पानी वापस क्लाउड फॉर्म करता है, फिर रेन की फॉर्म में वापस रिवर्स में आके वो वापस ओशियन में आता है। तो ये साइक्लिक फॉर्म जो है वाटर की इन द नेचर इज नोन एज द वाटर साइकिल। अब जो ओशियंस हैं, आप लोगों को पता है जो उसका वाटर है वो सलाइन है, यानी कि बहुत ही सॉल्टी है, और उस पानी को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका वाटर साइकिल ही है, क्योंकि वाटर साइकिल ही है जिसकी वजह से हम ओशन के पानी को यूज कर सकते हैं। वैसे हम उसको यूज नहीं करते, लेकिन जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो उसका सोल्ट होता है वो नीचे ही रह जाता है जमीन पर, जिसकी वजह से हमें सोल्ट भी मिलता है और उसका जो वाटर है वो भी मिलता है, और वो ऊपर जाके कंडेंस होता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और रेन जो कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो उस फॉर्म में वापस आता है और हम उस वाटर को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाता है। तभी तो हम पानी जब निकालते हैं ग्राउंड वाटर से, लेकिन बाद में जब रेन आती है तो वो पानी रिस कर दोबारा से जमीन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो रिचार्ज हो जाता है और हमें पानी मिल जाता है। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेचर में। सो नेक्स्ट वन इज द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड यानी कि बादल बनते कैसे हैं? जैसे अभी हमने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया कि जो वाटर है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पर जो वाटर है वो चाहे ओशियन वाटर है या ट्रांसपिरेशन के थ्रू है, वो इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जाकर कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस जाकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन रही हैं। तो वही बूंदें जब कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठी होती हैं, पानी हवा में तैरती रहती हैं, वही बूंदें क्लाउड्स बनाती हैं। मीन्स व्हेन द एयर अलोंग विद द वाटर वेपर मूव्स अप, यानी कि वह हवा जिसमें पानी की जो भाप होती हैं, वाष्प जो होता है वो प्रेजेंट होता है और वो ऊपर उड़ने लगता है। पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है और वो हवा काफ़ी ऊपर उठती चली जाती है, एक ऊंचाई पर जाकर वो ठंडी होना स्टार्ट होती है। इट गेट्स कूलर। जब वो ऊंचाई पर पहुंचती जाती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। एंड एट सफिशिएंट हाइट, जो वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स। यानी कि जब वो एक काफ़ी हाइट तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर जाकर वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। क्योंकि जो पानी है वो जब ठंडा होगा, भाप जो है पानी की, जब वो ठंडी हो जाएंगी तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। और जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो ये छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं, वो हवा में तैरती रहती हैं और वही इकट्ठी होकर क्लाउड्स बनाती हैं। और बाद में बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, वही क्लाउड्स जब उस पानी को, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाते, तो वो उस पानी को रिलीज करते हैं और वो रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आता है, और वो दोबारा से ओशियंस में जाता है, और फिर वही पानी कुछ ज़मीन के नीचे चला जाता है रिस कर, और वो दोबारा से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। तो इस तरह से जो वाटर है वो हमारी अर्थ पे घूमता रहता है, यानी कि सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सेस वर्सेस डेफिशिएंट रेनफॉल। क्या होगा अगर कॉन्टिन्यूअसली एक लंबे समय तक लगातार बारिश होती रहे, या क्या होगा अगर किसी जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बारिश ही ना हो? तो अगर हम बात करें एक्सेस रेनफॉल की, कि अगर कहीं कोई जगह ऐसी है जहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली लगातार काफ़ी लंबे समय तक और बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो उस जो सिचुएशन आती है, वो जो सिचुएशन आती है उसको हम कहते हैं फ्लड। यानी कि अगर एक्सेसिव रेनफॉल है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो फ्लड कोज करती है, यानी कि उस जगह पर बाढ़ आ जाती है। अब जो रेनफॉल है अपने साथ, क्योंकि वो किसी भी लाइफ की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बारिश वहाँ पर नहीं होगी तो जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो सूख जाएंगे एक टाइम के बाद। तो जो लाइफ है वो डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। बट जो एक्सेस रेनफॉल है लीड्स टू एन इंक्रीज इन वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पोन्ड्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कॉन्टिन्यूस किसी जगह पर, तो वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनका जो लेवल है पानी का वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। और
जो रिवर्स हैं काफ़ी उनमें पानी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो जो आसपास के एरियाज़ हैं वो भी उसमें डूब जाते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत ही जो इकोनॉमिकली है या लोगों की जान है वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो साथ ही जो फ्लड है वो कोज करती है डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ। बहुत से उसके कॉजेज हैं, यानी कि वो उसके जो फ्लड है उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए तो खतरा है ही, साथ ही जो क्रॉप्स वगैरह हैं उस एरिया में जहाँ पर जो खेती की हुई है वो भी जो फसल है सारी नष्ट हो जाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स जो वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उन वो भी पानी के साथ बह जाते हैं, मर जाते हैं। साथ ही जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो वहाँ पर पानी में रहने वाले जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी डाई कर जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही नहीं, जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी डाई कर जाते हैं। तो जो फ्लड है वो काफ़ी डिफरेंट वे से हमारा नुकसान करती है। वहीं पर जो एक्सेस वाटर है, जैसे हमने अभी बात की, जब वो एक लार्ज एरिया में स्प्रेड ओवर हो जाता है, यानी कि जब बहुत लंबे एरिया में फैल जाता है, तो उसको हम फ्लड यानी कि बाढ़ बोलते हैं। और जो ये फ्लड है वो ह्यूमन लाइफ्स के साथ साथ जो एनिमल्स हैं या जो इकोनॉमिकली है वो उसके लिए हार्मफुल होती है। सो नेक्स्ट वन इज द ड्रोट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि क्या हो अगर किसी जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बारिश ही नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे। सो द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड्स टू ड्रोट इन दैट रीजन। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं पर साल या उससे कई साल तक बारिश ही नहीं हो, तो वहां पर ड्रोट यानी कि सूखे की स्थिति बन जाती है, जिसको हम सूखा या अकाल पड़ना कहते हैं। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर। अगर किसी जगह पर कई सालों तक बारिश ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो लोग हैं या वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो डिपेंडेंट हो जाती है वहाँ के भूमिगत जल के ऊपर। और सारा पानी वो कुओं से, तालाबों से, लेक से, जो ग्राउंड वाटर में जो हैंडपंप वगैरह है उनसे निकाल कर ही यूज़ करती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ के जो सभी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सूख जाती हैं और जो नीचे भूमिगत जल है वो यूज़ करने की वजह से ख़त्म हो जाता है। और जब बारिश ही नहीं होगी तो दोबारा से पानी नीचे जाएगा नहीं, तो दोबारा से जो ग्राउंड वाटर है वो टोटली डिप्लीट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और उसकी वजह से जो ऊपर की सॉइल होती है वो सूख जाती है। और हमारे देश में ऐसे बहुत से रीज़न हैं जहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी खेतों की फसलों की सिंचाई करने के लिए रेन वाटर पर ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो बारिश का ही वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने वाटर बॉडीज़ नहीं होती, नहरें, तालाबे नहीं होते जहाँ पर वो आसानी से सिंचाई कर पाएँ। और जब वहाँ पर रेनफॉल नहीं आती है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है और जो फसल वगैरह होती हैं वो सूख जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पाता। सो एट द टाइम ऑफ ड्रोट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड वाटर। और अगर कहीं पर सूखा पड़ता है तो लोग वहाँ से पलायन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वहाँ से ट्रांसफ़र करने लगते हैं टुवर्ड द अदर रीजन, किसी दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पर फूड और वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रहा, तो भूमिगत जल जो स्तर है वो घटता चला जाता है और ख़त्म हो जाता है, तो पानी उनको नहीं मिलेगा। खाना जो क्रॉप्स वगैरह वो सब सूख जाती हैं, तो उनको खाना भी अवेलेबल नहीं होता, रोजगार वगैरह छिन जाते हैं, इसलिए सब लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं और वो गांव के गांव खाली हो जाते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है उसको हम ड्रोट कहते हैं। तो जो ज़्यादा कहीं पर बारिश हो रही है वो भी कंडीशन अच्छी नहीं है, और कहीं पर अगर बहुत कम बारिश हो रही है, कई सालों तक बारिश हो ही नहीं रही है, तो वो भी सिचुएशन रोस्ट है, यानी कि वो भी बहुत ख़राब सिचुएशन है। और इन सिचुएशंस को हम कहते हैं फ्लड एंड ड्रॉट, जो कि दोनों ही हार्मफुल है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम वाटर के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती है, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हमें, क्योंकि वाटर तो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है जो एक टाइम के बाद दोबारा से हमारी अर्थ पे रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है रेनफॉल के द्वारा। फिर इसको हमें कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो वाटर है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल है हमारी अर्थ पे,
और जो उसका यूजेस है वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट, जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है और उसके फुलफिलमेंट के लिए, उसके हर यूज़ के लिए पानी ज़रूरी है, और वो यूज़ कराने के लिए जो वाटर है वो कंजर्व करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल करवाना है, तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह की बात करें, फूड वगैरह की बात करें, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें हर एक्टिविटीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो कंजर्वेशन ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व करके चलेंगे, तो ही हम वाटर का कम से कम यूज़ कर पाएंगे और उसके अपने फ्यूचर के लिए सेव कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो वाटर है वो हमारी पृथ्वी पर उसकी जो परसेंटेज है वो सेम रहती है, सिर्फ वो अपने जो फॉर्म्स है वो चेंज करता रहता है, इवेपोरेशन होती रहती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रेन की फॉर्म में वापस आता है, लेकिन उसकी अमाउंट बढ़ती नहीं है, लेकिन उसका यूज़ बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है तो उसका यूज़ इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आज इस प्रेजेंट सिचुएशन में वाटर को कंजर्व करेंगे तभी हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए उस वाटर को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको अगर हम सेव करके रखें, उसको हम बचा करके रखें और उसको अपने कामों में यूज़ करें, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम यूज़ करें, तो हम ग्राउंड वाटर को सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना लोड नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले उस रेन वाटर जो हमने हार्वेस्ट करके रखा है उसका यूज़ करेंगे। मीन्स जो रेन वाटर होता है डज नॉट अलाउ फॉल ऑन सॉइल और वाटर sources, much of it falls on the rooftop of house and concrete roads। यानी कि जब बारिश होती है तो सारा का सारा पानी कच्चे रोड पर या कच्चे मैदानों में नहीं गिरता या सॉइल पे ही नहीं आता कि वो सारा सॉइल का जो पानी आया वो नीचे सीपिंग हो, उसकी रिस कर नीचे चले जाए, बल्कि बहुत ऐसा पानी है जो छतों पर गिरता है या जो पक्के ग्राउंड होते हैं उन पर गिरता है या जो पक्के रोड हैं वहाँ पर आता है। तो वो जो पानी होता है वो नीचे ज़मीन में भी नहीं जाता और वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो पानी ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बन पाता और वो वेस्ट हो जाता है। तो उसी के लिए रेन जो वाटर है उसको हार्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसको अपने आगे के कामों में यूज़ कर सकें। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वो पानी जो हमारी छतों पर गिरता है उसको अगर हम सेव करके या बचा करके हार्वेस्ट करके रखें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो होता क्या है और उसे हम कैसे कर सकते हैं? सो नेक्स्ट वन इज द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स इस मेथड में द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफटॉप इज अलाउड टू पास इन अ स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप्स, यानी कि वह पानी जो बारिश के समय हमारी छतों पर इकट्ठा हो जाता है, अगर हम उस पानी को पाइप्स के थ्रू कनेक्ट करें और अपने आंगन में जो हमारा ग्राउंड होता है घर के बाहर वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उन सारे छतों के पाइप को कनेक्ट करें और उनको कनेक्ट करें उस गड्ढे से, तो वो सारी जितनी भी छतों का पानी है वो सब पाइप्स के थ्रू उस टैंक में इकट्ठा होता चला जाएगा और इसी को हम कहते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो छत का पानी है वो सीधा उस पाइप में आ रहा है और वो पाइप कनेक्टेड है उस टैंक से जो जमीन में बना हुआ है, और वो सारा पानी का वेस्ट नहीं जाएगा, वो सारा इकट्ठा होता चला जाएगा उस टैंक के अंदर और उस टैंक के पानी को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। हैंस दिस वाटर माइट बी डर्टी, क्योंकि रेन वाटर है या छत की जो गंदगी है वो भी उसमें मिक्स हो जाती है, तो ये इतना प्योर नहीं होता कि हम इसको पीने के लिए यूज़ कर सकें, लेकिन इस पानी को हम उस गड्ढे में छोड़ सकते हैं ताकि वो धीरे धीरे ग्राउंड में शिपिंग होती चली जाए उसकी और वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाए। या फिर हम इसका और भी बहुत से कामों के लिए इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम इरिगेशन सिंचाई के लिए इस पाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास जो हमने गार्डन मेंटेन किया उसमें पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसको मोटर के थ्रू हम अगर पास में कोई खेत है वहाँ पर हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं उस फसलों की सिंचाई के लिए। और हमारे घर पर जो क्लीनिंग पर्पस हमारी साफ़ सफाई का जो काम होता है उन एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें टोटली ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो हम इस तरह से जो बारिश का पानी है उसको भी सेव करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ में, और जो भूमिगत जल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको हम सेव कर सकते हैं।
तो बच्चों इस चैप्टर में हमने वाटर के बारे में जाना और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और वाटर के बारे में आप ऑलरेडी भी लोअर क्लासेस में भी बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो सॉल्यूशंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको पूरे एक्सप्लेन करके मैंने उसकी वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन जो फ्लैश हो रहा है उसमें भी और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। तो आप वहां से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी सोल्व कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आए तो साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जहां से आप उनको इजीली समझ भी सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।